बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे और वह जो आपका प्रिपरेशन होगा वो आपको रिजल्ट के नज़दीक पहुंचा सकता है ना। और विदाउट सिलेबस इंफॉर्मेशन, मतलब कि बिना सिलेबस की जानकारी के अगर आप इस तरह का कुछ करते हैं तो संभव है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता न मिले, है ना, या आपको बहुत लंबा टाइम लग जाए। तो अल्टीमेट आपको सिलेबस को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देन तभी जाकर के आप सही तरीके से सिलेक्शन के करीब पहुंच सकेंगे। ठीक है। और इसके साथ ही हमने एक बात करा था कि सिलेबस तो आपको देखना ही है, सिलेबस के साथ साथ आपको जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक है वो भी आपको जो है सो ध्यान रखना है, उसको भी आपको जो है सो याद करना है, देखना है कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये दोनों चीज का जब मिक्सचर आप करेंगे तो कोई भी एग्जाम, जिस एग्जाम का भी आप तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम आप निकाल पाएंगे और लिमिटेड समय के अंदर निकाल पाएंगे, है ना। बहुत लंबा समय आपका नहीं लगेगा अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन है और इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है। ठीक है। तो जैसा कि ये जो क्लास है आप लोगों का BSSC का क्लास है ना, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी आप लोगों को बताया था कि ये BSSC या सचिवालय सहायक तो मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, इट्स वेरी ट्रू। ठीक है। बट लेकिन चूँकि जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग UPSC स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, यहीं पे आपके इसी कैंपस के अंतर्गत, तो अब आपके साथ भी हमारी एक आध क्लासेस रहेंगी, मतलब कि BSSC। ठीक है। अन्यथा बाकी की जो क्लासेस होंगी वो PPSC बैच में रहेगा, है ना। तो ये जो एग्ज़ाम है और इसके जो क्वेश्चंस के लेवल है वो सामान्यतः फैक्चुअल ज़्यादा होते हैं, है ना, फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो फैक्ट्स को किस प्रकार से आपको समझना है, और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी आपको बोला था कि अभी क्या है कि सीट्स कम है ना, और जो कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, है ना, क्योंकि बेरोजगारी का कुछ आलम ही कुछ ऐसा है हमारे देश में कि कोई भी एक वैकेंसी आती है तो फॉर्म्स इतने डाल दिए जाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है ना। तो लेना कम लोगों को है और आज ज़्यादा लोग हैं, तो मैक्सिमम लोगों को तो छांटना है ना। लेना तो उतने ही लोगों को है जितना का कि सीट के हिसाब से फिट बैठता है, तो बाकियों को छांट देना। तो छांटने का प्रोसेस क्या हो? छांटने का प्रोसेस तो यही हो सकता है ना कि क्वेश्चन के लेवल को टफ बना दे, है ना। क्वेश्चन का लेवल टफ हो जाएगा, आप वैसे छट जाएंगे अगर आपकी लेवल उतनी अच्छी नहीं होगी तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पहले तो आपको अपने लेवल को अप करना है ना। आपका जो लेवल है, जानकारी का जो स्तर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के साथ, है ना, समझदारी के साथ आपको उसमें आगे बढ़ना होगा। जितना ज़्यादा आप अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको जो है सो बेनिफिट होगा, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियरी जो है सो चीज़ें रहेंगी, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थिति में आपको अपने लेवल को क्या करना है, अप करना है, अपनी जानकारी के स्तर को बढ़ाना है। ठीक है। तो आप सभी यहाँ पे BSSC के लिए ही हैं आई थिंक, है ना, यही है ना, या फिर और जो भी वनडे एग्जाम होता होगा उसके लिए होंगे, दरोगा होगा या जो भी होते हैं एग्जाम, वही ना। तो फिलहाल तो हमारा जो फोकस है वो इस पे है। तो ये इसका सिलेबस सभी लोगों को मालूम है, पता है क्या है सिलेबस, है मालूम, पता है क्या है, कोई बता सकता है? 75 नंबर में मैथ और रीजनिंग आता है, 75 में मैथ और साइंस, और 75 में जीके जीएस और 150 नंबर। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं? 4 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चन कितना होते हैं? 150। 150 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया? 600। यानी कि टोटल नंबर्स कितने हैं? 600, है ना। और निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो क्या होगा? आपका एक क्वेश्चन का मार्क्स खत्म हो जाएगा,
हाँ, आपका जो एक क्वेश्चन जो आपने सही करा है उसका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग के साथ ही एग्जाम है ना। तो निगेटिव मार्किंग के एग्जाम को किस प्रकार से लिखा जाता है ये भी आपको समझना होगा कि अगर जिस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है उस एग्जाम को हम किस प्रकार से दें ताकि निगेटिव मार्किंग का हमारे रिजल्ट पर निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, है ना। निगेटिव मार्किंग हमेशा निगेटिव नहीं होता है, बहुत दफ़ा पॉजिटिव भी होता है ना। बशर्ते कि आप बेहतर तरीके से उसकी रणनीति बना करके आप एग्जाम हॉल में गए हैं कि आपको निगेटिव मार्किंग से कैसे निपटना है। तो निगेटिव मार्किंग आपको बहुत ज़्यादा थ्रेट नहीं पहुंचा सकता है, बहुत ज़्यादा खतरा नहीं पहुंचा सकता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि निगेटिव मार्किंग से आपको कैसे निपटना है और आपको अपने एग्जाम्स जो है वो किस प्रकार से क्वालिफाई करने हैं, है ना। क्लियर है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी, ठीक है। अब देखिए, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कितने हैं, 150 है ना। 150 जो है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का है ना। तो टोटल 600 का जो है सो आपका हो जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो आपको पूछे जाते हैं वो जीके जीएस के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। साथ ही मैथ्स के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। और मैथ्स के अलावा रीजनिंग भी पूछे जाते हैं, है ना। तो ये सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को से आपको निपटना है और सभी चीज़ों पे पर्याप्त फोकस करना है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक सेगमेंट आपका बहुत अच्छा हो जाए और कोई एक सेगमेंट आपका अच्छा न रहे तो आपका रिजल्ट हो जाए, ये नहीं हो सकता है ना। तो आपको क्या करना होगा, सारे सेगमेंट पे जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें जो है सो उस पर आपका क्या होना चाहिए, कमांड होना चाहिए और उस पर आपका क्या होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए बेहतर तरीके से। देन आप उसके सारे डिमांड्स को फुलफिल कर लीजिएगा, कोई खास दिक्कत या कोई खास समस्या आपको नहीं होगी, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये सारा जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट की हर चीज़ों को अगर फाइनली आपको सचिवालय में जॉब करना है बिहार के, तो आपको सभी चीज़ों पर कमांड बनाना होगा। किसी भी एक चीज़ को आप इग्नोर करके एग्जाम हॉल में नहीं जा सकते, है ना। प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जो जो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं वो आपको पढ़ना है और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग आपको खुद को प्रिपेयर करना है। अगर उस तरह से आप खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई असुविधा एग्जाम हॉल में नहीं होगी। दिक्कत एग्जाम हॉल में हमें तभी होता है जब हम बिना तैयारी के एग्जाम हॉल में जाते हैं, विदाउट एनी प्रिपरेशन अगर हम एग्जाम हॉल में जाकर के बैठ जाते हैं तो फिर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होता है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम तैयारी करके जाएं, प्रिपरेशन करके जाएं और प्रिपरेशन इस तरह का हो कि एग्जाम हॉल में कोई भी असुविधा हमें ना हो, है ना। तो वो सारी चीज़ों को आपको करना है और उसको करके आपको जाना है। तो जो जीके जीएस का जो सेगमेंट है यहाँ पर, उसको थोड़ा आपको समझना होगा कि यहाँ पे जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं आपके सिलेबस के अंदर, या ऐसे भी आप सुनते होंगे, है ना, 2-3 वर्ड्स जो है जीके, जीएस एंड जी, है ना। ये 3 टर्म्स जो है सो सामान्य तौर पर यूज किए जाते हैं। तो ये तीनों का मतलब तो आप लोगों को मालूम ही होगा, है ना। जीके का मतलब क्या है, जनरल नॉलेज। जीएस का मतलब, और जीए का मतलब, 2 का तो आप लोगों ने सही बताया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे आपने कहा जनरल साइंस, इट्स नॉट अ जनरल साइंस, इट्स जनरल स्टडी, है ना। ये इट्स नॉट अ जनरल साइंस, इट्स ओनली अ जनरल स्टडी, है ना। यानी कि सामान्य अध्ययन, है ना। ये जो क्या है, ये सामान्य अध्ययन है ना। ये सामान्य अध्ययन है, यह जो है सो सामान्य ज्ञान है ना, जो आपने कहा जनरल नॉलेज। और ये क्या है, जनरल अवेयरनेस है ना।
जनरल अवेयरनेस। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, जनरल अवेयरनेस, इसको आप करेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स टाइप के होते हैं, ठीक है। और यह जो टर्म है, ये टर्म आपको देखेंगे कि जब ये यूज किया था बैंक एग्जाम, बैंक का जब आप सिलेबस देखिएगा तो वहाँ पर जीए वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी जीए लिखा हुआ है, यानी कि जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि इसमें इकोनॉमी के जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा पूछे जाएंगे आपसे। जहाँ पे भी जीए लिखा हुआ है, ठीक है, इकोनॉमी के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा होंगे, यानी कि अर्थव्यवस्था का जो प्रश्न है वो ज़्यादा आपको पूछा जाएगा। हालांकि ये ट्रेडिशनल इकोनॉमी नहीं होगा, परंपरागत इकोनॉमी से सवाल नहीं होगा, बट सबसे क्या होगा कि करंट का जो इकोनॉमी होगा, जैसे कि आरबीआई का जो है सो रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है अभी, इन्फ्लेशन का रेट क्या है, ठीक है, रिसेशन किस प्रकार से चल रहा है, तो इस प्रकार से डिफ्लेशन क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको रहेंगे, ठीक है। या फिस्कल डेफिसिट क्या है ना, राजकोषीय घाटा, नहीं बजट में सरकार ने कितना जो है सो टोटल जो एक्सपेंडिचर का लक्ष्य है वो कितना रखा है, टोटल बजट क्या है, राजस्व घाटा क्या होता है, बजट घाटा क्या होता है, मतलब उस तरह के प्रश्न जो कि इकोनॉमिक टाइप के होंगे लेकिन उनका संबंध करंट अफेयर्स से होगा, है ना। वही प्रश्न जीए के अंतर्गत पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये आपके जो एग्जाम है, जो एसएससी टाइप का जो एग्जाम है, वहाँ पर जीए ना पूछ करके जीके और जीएस पूछा जाता है ना। या तो आपसे जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाता है या फिर आपसे जनरल स्टडी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अब ये तो समझ गए कि जीए क्या होता है ना, लेकिन जीके और जीएस में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जीके क्या है, जनरल नॉलेज सामान्य का, देखिए इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कहीं पढ़ें या पढ़ करके आपको जानकारी प्राप्त हो, है ना। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अभी देश का प्रधानमंत्री कौन है, पता है ना, क्लियर है, कौन है प्राइम मिनिस्टर देश? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी, फुल नेम होता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। तो ये प्राइम मिनिस्टर है। राष्ट्रपति कौन है अभी? रामनाथ कोविंद, ठीक है। देश के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सर हम प्रेसिडेंट बोले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने प्रेसिडेंट पूछा था। नहीं आप पूछे जवाहरलाल नेहरू के बारे में, प्राइम मिनिस्टर। हाँ, मैंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा था कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बिल्कुल पहले राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? ठीक है। अब देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहीं जाके आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ी क्या, या किसी ने बताया क्या आपको, मतलब कि कहीं जाके कोई कोचिंग में आप पढ़े हो कि भाई अभी प्राइम मिनिस्टर ये हैं, ये पहले प्रेसिडेंट, ये पढ़ने की आवश्यकता पड़ी थी क्या? नहीं पड़ी थी। आपने अपने घर में सुना होगा, आपने न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे, ऐसे ही चर्चाएं होती होंगी तो आपको याद है और आपको पता है। जीके यही होता है, जनरल नॉलेज है, ठीक है। इसमें आपको विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपने कोई फैक्ट्स जान लिया, सुन लिया, ठीक है, तो वो आपको याद हो गया, ठीक है। या आपके आसपास में जो घटनाएं घट रही हैं उस पर आपका ध्यान है, आप टीवी देखते होंगे तो उसमें आप न्यूज़ देखते होंगे ना, तो न्यूज़ में आप देखते होंगे कि चीज़ें किस प्रकार से हो रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से चर्चा में है, ज्ञानव्यापी, है ना। ज्ञानव्यापी क्या है? मस्जिद है ना। और ज्ञानव्यापी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है। तो ज्ञानव्यापी कहाँ पे है? हाँ, उत्तर प्रदेश के बनारसी में, है ना, जहाँ से शिवलिंग का मिलने का बात हो रहा है कि वहाँ से शिवलिंग मिला है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो ये आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, है ना, या पेपर्स में पढ़े होंगे। तो ये क्या है? ये आपका जनरल नॉलेज है ना, कि आपने पेपर से पढ़ लिया या कहीं से आपको वो सूचना मिल गई, लेकिन उसके बारे में डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है ना। अब आपसे अगर यही पूछा है तो चलो ज्ञानव्यापी के बारे में तो आपको पता, लेकिन ज्ञानव्यापी का मुद्दा क्या है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे शिवलिंग मिला, लेकिन अब वहाँ पर बात ये हो रहा है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और फिर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1982 जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 1982 में बनाया है ना। तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1982 और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसका कि संबंध अयोध्या के मंदिर से है,
जो मतलब अभी बन रहा है, पहले जो वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, तो जिसके कहा था ना कि वो मंदिर तोड़ करके बनाया गया था, तो फिर हमने कोर्ट से आदेश प्राप्त हुआ, फिर हमने वहाँ पे भव्य राम मंदिर बनने का काम हो रहा है। तो इन सभी मुद्दों के अंदर में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान है, क्योंकि हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है, किसी के मन मर्जी से नहीं चलता है ना। तो संविधान जो कहता है, कोर्ट जो कहता है, उसके अकॉर्डिंग चीजें हो रही हैं, है ना। वहाँ पर भी जो कुछ भी फोटोग्राफी हुई है ज्ञान व्यापी के अंदर, वो सिविल कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है ना। तो कोर्ट के कहने से हुआ है, किसी के अपने मन मर्जी से तो हुआ नहीं है काम। तो ये जब आप जाते हैं, जब डेप्थ में, जब गहराई में उतर करके आप जब चीज़ें को कलेक्ट करते हैं, तो फिर जीके नहीं रह जाता, फिर वो होता है जीएस, है ना। वो क्या हो गया, जनरल स्टडी। अब जैसे ही आप वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, अच्छा ये विवाद क्या है, और विवाद में कोई क्यों, कुछ लोग कह रहा है कि अगर ये चीज़ हो रहा है तो वर्शिप एक्ट का वायलेशन है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये वर्शिप एक्ट हमारे पक्ष में है, ये होना ही चाहिए। तो ये वर्शिप एक्ट होता क्या है ना, तो इसका क्या है, द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी पूजा करने का स्थान। प्लेस समझ नहीं है, स्थान को बोलते हैं वर्शिप एक्ट, वर्शिप मतलब पूजा, है ना। तो पूजा करने का सबका अपना स्थान है। नहीं, हिंदू मंदिर में करते हैं, जो मुस्लिम है वो अपना मस्जिद में करते हैं, है ना, जो ईसाई हैं वो गिरजाघर में करते हैं। तो सब लोग का अपना अपना प्लेस है वर्शिप करने का। तो उसी संदर्भ में वो एक्ट बना, तो उस एक्ट की बात हो रही है। तो ज्ञान व्यापी के बारे में जानकारी सामान्य ज्ञान है, लेकिन जब जानकारी हम वर्शिप एक्ट के बारे में प्राप्त करेंगे कि वो एक्ट कौन क्या कहता है, और उस एक्ट के मुताबिक कौन सा पक्ष सही है और कौन सा पक्ष गलत है, तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा जनरल स्टडी, हो जाएगा सामान्य अध्ययन। तो जीके की अगली कड़ी जो है वो जीएस है। दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों साथ ही है, लेकिन यहाँ पर जब हम जाते हैं तो क्या होता है, ये हो जाता है डेप्थ इंफॉर्मेशन, है ना। जैसे हमने अभी बात करा कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आपने कहा राजेंद्र प्रसाद, और वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद। लेकिन अगर हम ये बात करें, अच्छा भारत के राष्ट्रपति, अभी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, फिर चुनाव होगा, है ना, फिर चुनाव होने का है कि इनका 5 साल पूरा होगा, तो राष्ट्रपति तो आपको मालूम है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि राष्ट्रपति का जो है सो निर्वाचन कैसे होता है ना, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, वो कैसे होता है। तो जैसे ही निर्वाचन की प्रक्रिया में हम जाएंगे तो क्या हो गया, जीएस हो गया, है ना, नाम जान लेना जीके है, लेकिन ये चीजें होती कैसे हैं ये जानना जीएस है, ताकि हम जाकर के अंदर घुस करके उसके ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन को हम प्राप्त करें। तो सामान्य सी जानकारी क्या है, पहले तो आपको ये जानना होगा कि भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, 54 में, बिल्कुल गुड। आर्टिकल 54 जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन है ना। तो और एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 55, ठीक है ना, ये निर्वाचन की प्रक्रिया है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रक्रिया है राष्ट्रपति का, इलेक्शन प्रोसेस है, और यहाँ पर क्या है, निर्वाचन है ना। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, यानी कि जो इलेक्शन होता है, उसमें हम लोग वोट नहीं करते हैं, है ना। आम भारतीय नागरिक तो वोट करते नहीं है, तो वोट करने का तरीका अलग है ना। तो यहाँ पर आके वोट करता कौन है, तो इनके वोट के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है ना। राष्ट्रपति के वोटिंग के लिए क्या किया जाता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है ना, इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या है, हिंदी में बोलते हैं निर्वाचक मंडल, है ना। इसमें क्या किया जाता है, तो ये निर्वाचक मंडल, कभी कभी आपसे सीधे ही पूछ लेता है, ये नहीं पूछेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ है, तो पूछेगा निर्वाचक मंडल का चर्चा कहाँ पे, है ना। तो वो आर्टिकल 54 में ही जो है सो निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है ना। निर्वाचक मंडल का मतलब क्या है कि अब इस निर्वाचक मंडल में जो लोग रहेंगे वही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे, जो इसमें नहीं होगा वो वोट नहीं करेगा। तो पहली बात, हम लोग नहीं करते, इसका मतलब हम लोग नहीं इसमें, है ना। आम भारतीय जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते हैं, तो वो निर्वाचक मंडल बने होंगे। तो आखिर में ये जो निर्वाचक मंडल है, इस निर्वाचक मंडल में कौन होगा, तो जो वोट करने की एलिजिबिलिटी रखता होगा, जिसके पास राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने की योग्यता होगी, वही होगा निर्वाचक मंडल में, है ना।
तो निर्वाचक मंडल में कौन होता है, बता सकते हैं कोई? देखिए इसमें सीधे आप कह सकते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य, है ना, संसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो संसद में क्या होता है जी, संसद 3 लोग से मिलकर के बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, है ना। ये 3 लोगों से मिलकर के बनता है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति इसका सदस्य नहीं है, ना ही वो लोकसभा का है ना ही वो राज्यसभा का है, किसी का भी मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रपति जो है वो संसद का अनिवार्य हिस्सा है, कंपल्सरी पार्ट। अब ये कैसे कि ये ना तो इसका सदस्य है ना ही इसका सदस्य, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट मेंबर है, ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि भैया ये तो राष्ट्रपति ना, आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि संसद में कौन शामिल नहीं होता है ना, तो इन तीनों के अलावे अगर कोई भी ऑप्शन में रहता है तो वो संसद में शामिल नहीं होता, ठीक है, वो उसको आप आंसर मान सकते हैं। ये तीनों के मिलने से ही बनता है। लेकिन क्या बात है कि ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये ना तो राज्यसभा का सदस्य है और ना ही लोकसभा का सदस्य है, ये कहीं का भी सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्लियामेंट। एनीबॉडी? संविधान का अंग है ना, और पार्लियामेंट संविधान कानूनी, है ना, आर्टिकल 79 में संसद के बारे में लिखा हुआ है 79 पर, लगाइए दिमाग। हाँ, ये जो हम लोग लेकर के घूमते हैं अपने अपने कोर में, ये क्या है, लगाने के लिए ना, खर्च करने के लिए है। देखिए क्या है, पहले तो ये सोचिए कि संसद का काम क्या होता है। संसद क्या है, संसद देश की क्या है, संसद क्या है? संसद तो पार्लियामेंट ही है ना। हाँ, देखिए थोड़ा सा समझिए इसको। सरकार है ना, सरकार होती है गवर्नमेंट, तो सरकार के 3 अंग होते हैं, है ना। कौन कौन से अंग होते हैं? कौन लोकसभा राज्यसभा बोल रहा है जी? यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा का नाम तब जाएगा जब संसद की बात करेंगे, ठीक है ना। जब सरकार की बात करेंगे तो यहाँ कार्यपालिका, हाँ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। अब यहाँ से समझिए, तब बात आपको समझ में आएगी। ये है गवर्नमेंट, ठीक है। तो सरकार का जो निर्माण होता है वो इन तीनों के मिलने से होता है ना। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये तीनों ही सरकार के हिस्सा। सरकार का मतलब जो ये नहीं होता है कि सरकार जो शुरू हो सकता है, ये सब तीनों ही सरकार है, ठीक है। अब इन तीनों का काम अलग अलग है, ठीक है। तीनों का काम बांट दिया गया है, भैया आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे, ठीक है। तो कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का काम क्या है? कानून लागू करना। थोड़ा सा लिख लीजिए, सुधार करना था, चल रहा है, लागू करना, ठीक है ना। नहीं तो फिर भूल जाइएगा, दिमाग से निकल जाएगा, है ना। इसको थोड़ा समझ लीजिए, और ये समझ लीजिएगा तो पूरा ऑल द टाइम पॉलिटी में ये काम करेगा, ठीक है। इसका हिस्ट्री से भी संदर्भ है ना। तो सरकार 3 अंगों से मिलकर बनता है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, है ना। विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों मिलकर के सरकार का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो कार्यपालिका का काम क्या है? कानून लागू करना, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, है ना, ये कानून को लागू करती है, ठीक है। विधायिका का काम क्या है? विधायिका यानी कि कानून का निर्माण करना, ये कानून बनाती है,
इसका काम क्या है? कानून बनाना, है ना, कानून का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ लॉ या मेकिंग ऑफ लॉ। ठीक है, ठीक है, लागू तो ये कर ही रही है ना। तो कानून को लागू करना कार्यपालिका का काम है और कानून बनाना विधायिका का काम है। ठीक है, और न्यायपालिका का काम है कानून की समीक्षा करना, रिव्यू ऑफ लॉ। ठीक है, इसका काम क्या है? कानून की समीक्षा करना, है ना। इसका काम क्या है? कानून की समीक्षा करना। इज दैट क्लियर? ये तीनों बातें तो पहले क्लियर हो गई आप लोगों को, है ना, कि सरकार का मतलब क्या है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों मिलकर के सरकार बनाना। ठीक है, सरकार में ये तीनों शामिल है। ठीक है, सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इसमें कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, विधायिका का काम है कानून को बनाना और न्यायपालिका का काम है कानून की समीक्षा करना। क्लियर है? अब देखिए, तो हमारे देश में कानून कहाँ बनता है? पूरे देश के लिए कानून कहाँ बनता है? संसद में बनता है। यही पे बात क्लियर हो गई कि हमारे देश में कानून कहाँ बनता है? संसद के अंदर बनता है। ये पार्लियामेंट जो है, ये जो संसद है, यहीं पर कानून बनता है। देखते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा में बिल लाया जाता है और वहीं से कानून बनता है ना। तो अब देखिए, तो कानून कहाँ बनता है? संसद में। और कानून कौन बनाता है? विधायिका। ये देख रहे हैं ना कि कानून कौन बना रही है? विधायिका। तो अब अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि भारत की विधायिका कौन है, तो भारत की विधायिका कौन है? दिमाग काम नहीं कर रहा जी। ये समझिए, विधायिका का काम है कानून बनाना, है ना। और भारत के लिए कानून कहाँ बनता है? तो भारत की विधायिका संसद ही हुई ना जी। तो इसमें इतना कंफ्यूजन का तो कोई बात ही नहीं है ना। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, कि भारत की विधायिका। इस तरह से आपको क्वेश्चन स्पष्ट नहीं पूछा जाएगा। आपको सब आता होगा लेकिन क्वेश्चन आप गलत कर दिए, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, तो उसमें गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको लॉजिक लगाना है और आपको समझना है कि आपसे एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है ना। और वही जब आप लॉजिक्स लगाएंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, दैट मीन्स जीएस कर रहे हैं, है ना, जनरल स्टडी, आपकी पूरी समझ विकसित हो रही है। क्योंकि अब केवल रटने से, फैक्ट याद करने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बाबा लोग हैं जो बहुत सारा फैक्ट रट के बैठे हुए हैं लेकिन आज तक प्री भी पास नहीं कर पाए। जिसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं, समझ नहीं, है ना। केवल फैक्ट पढ़ लेने से वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो पढ़ने के साथ क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैंने इसलिए बताया कि समझ थोड़ी विकसित हो जाए कि कानून कौन बनाता है? विधायिका। ठीक है, तो पूरे भारत के लिए कानून कहाँ बनता है? संसद में। तो भारत की विधायिका कौन हुई? संसद। तो ऐसे अब किसी भी देश का आपसे पूछा जाए कि भाई अमेरिका की विधायिका कौन है? तो भारत में तो चलिए संसद में कानून बनता है ना। अब ये जानना पड़ेगा कि अमेरिका में कानून कहाँ बनता है? व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस वहाँ प्रेसिडेंट रहता है। अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस, ठीक है। अमेरिका का जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस। तो अमेरिका की विधायिका कौन हुई? कांग्रेस। ब्रिटेन की विधायिका कौन है? पार्लियामेंट। क्योंकि ब्रिटेन से ही हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, उसके यहाँ भी पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट है ना। इजराइल की विधायिका कौन है? तो नेसेट, है ना, वहाँ का नेसेट नाम है। तो नेसेट हमारे यहाँ पार्लियामेंट नाम, उनके यहाँ नेसेट नाम है। तो किसी भी देश में जहां कानून बनता होगा वो उस देश की विधायिका है। क्लियर है? समझ रहे ना बात? तो भारत की विधायिका कौन है? संसद है। अब इसी प्रकार से बताइए कि बिहार में कानून कहाँ बनता है? बिहार में शराबबंदी का कानून है ना, विधानसभा। तो ठीक है, क्यों विधानसभा? बिहार में 2 सदन है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है, वैसे हर राज्य का अपना विधानमंडल है ना, विधानमंडल। तो जैसे बिहार विधानमंडल है,
तो बिहार विधानमंडल में कानून बनता है। क्लियर है? बिहार के विधानमंडल में। तो देखिए जैसे संसद यहाँ पर है तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है, वैसे ही जो विधानमंडल होता है ना, जो विधानमंडल होता है इसमें भी दो हाउसेस होती हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है? ये ऐसे ही बना के नोट करना है बुक में, कॉपी में, ताकि ध्यान रहेगा, लिखने से नहीं, इस तरह मैपिंग से चीजों आपके ध्यान में रहता है। ठीक है? विधानमंडल कौन शामिल है तो आपको पता है, विधानसभा है, विधान परिषद है और राज्यपाल है। ठीक है? ये ऐसे आपको ध्यान रखना चाहिए। संसद में कौन है? लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है। ठीक है? ऐसे बना करके आपको उसको बाइफरकेट करके रखना है, जिससे कि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है? कि विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, अगर हिंदी में लिखा तो आप हिंदी में लिख सकते हैं कि ये विधानसभा है, विधान परिषद है ना, और राज्यपाल। तो ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं जी? विधानमंडल बना रहे हैं। तो बिहार की विधायिका कौन है? बिहार विधानमंडल। क्यों? क्योंकि बिहार के लिए कानून उसी में बनता है ना। संसद तो पूरे भारत की विधायिका है, क्योंकि संसद यदि कोई कानून बनाते हैं तो पूरे भारत में लागू होता है ना। और बिहार में कोई कानून बनेगा तो केवल बिहार में लागू होगा। तो बिहार की विधायिका कौन है? बिहार विधानमंडल। सभी लोगों को बात समझ में आ रही है जी? जिसको नहीं आ रही थी कोई बात तो रोक लीजिएगा, सब पूछ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है? हिंदी में बोलते हैं ना तो भाई से बता दीजिए। हाँ, ये विधानसभा, ठीक है, इसको आप हिंदी विधानसभा लिख सकते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर लिख सकते हैं। ठीक है? राज्य विधानमंडल जो है उसको इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। ठीक है? और यहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद ही बोलते हैं। ठीक है? और यहाँ पर जो रहता है वो एमएलए है और यहाँ पर जो है सो एमएलसी है, उस पर बाद में जाएंगे। ठीक है? फिलहाल इसका समझिए कि स्टेट में जो लॉ फॉर्मेशन का काम होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर में होता है, और सेंटर में जो लॉ फॉर्मेशन का काम होता है वो पार्लियामेंट में होता है ना। तो अब हम अपने स्टार्टिंग के प्रश्न पे आ जाते हैं, जो मैंने आपको उधर पूछा था कि राष्ट्रपति या राज्यपाल भी यहाँ किसी का अंग नहीं है, ना तो विधानसभा का अंग है, ना ही विधान परिषद का अंग है। राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य है, ना तो राज्यसभा का सदस्य, संसद में बैठता भी नहीं है। वो तो रायसीना की पहाड़ी पर बैठता है, रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ठीक है, जो दिल्ली में है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये नहीं बैठता है, फिर भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे हो गया? तो मैंने क्या कहा कि इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? संसद का काम क्या है? कानून बनाना है ना। तो देखिए, आप दो टर्म होता होगा, आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे और सुनते होंगे। एक होता है बिल और एक होता है एक्ट, है ना। बिल को हिंदी में बोलते हैं विधेयक, ठीक है, और एक्ट को हिंदी में बोलते हैं कानून, है ना, कानून या अधिनियम, है ना। इसको कानून या अधिनियम बोलते हैं, एक्ट को हिंदी में। अब देखिए, जब यहाँ पर जब कोई भी विषय रहता है ना तो ये बिल कहलाता है। आप लोग सुनते होंगे कि बिल लाया गया है संसद में, है ना, संसद में बिल लाया गया, तो संसद में बिल ही लाया जाता है, यानी कि विधेयक लाया जाता है, ठीक है। और कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता है जब राष्ट्रपति का उस पर साइन ना हो जाए। ये समझिए, राष्ट्रपति के साइन किए बिना कोई कानून बन ही नहीं सकता। तो कानून बनाने का काम किसका? संसद का है। और संसद में कानून कब बन के फाइनली कानून कब बन पाएगा? राष्ट्रपति साइन करेगा, है ना। तो राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो फिर इसकी साइन की कोई मतलब नहीं होता। तो भले ही यहाँ पे बैठे या ना बैठे, इसके साइन का महत्व है। जब तक ये साइन करेगा नहीं तब तक देश में कोई कानून बन ही नहीं पाएगा। यहाँ पर कितना भी हाथ पर चला लिया जाए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी राज्यपाल इसका अंग नहीं है, ठीक है, लेकिन राज्यपाल का साइन का महत्व है कि राज्यपाल को साइन करना पड़ेगा। राज्यपाल अगर साइन नहीं किया तो कोई भी विधेयक कानून बन ही नहीं पाएगा। बात अब समझ में आई होगी कि राष्ट्रपति इसका सदस्य नहीं है, फिर भी संसद का अनिवार्य हिस्सा है। राज्यपाल इनका सदस्य नहीं है, फिर भी विधानसभा का ये विधानमंडल का अनिवार्य हिस्सा है। समझ में बात? सब लोग समझ में?
या नहीं भी समझ में आए? ठीक, अगर हाँ, नहीं समझ में आया होगा किसी को तो रोक लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं 100 दफा बताऊंगा, 200 500 बार। हाँ, जो विधानमंडल है, जो बिहार का विधानमंडल है, वहाँ कानून बनता है। हाँ। तो ये जो कानून बनता है ये फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। नहीं, बिहार का कानून राष्ट्रपति के पास क्यों जाएगा? राज्यपाल है ना यहाँ पे, राज्यपाल साइन करेगा। संसद जो कानून बनाएगी वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। मतलब यहाँ का जो कानून बनाएगा जो साइन होगा राज्यपाल का होगा। हाँ हाँ, यहाँ पर जो कानून जो भी विधेयक होगा, जैसे कि शराबबंदी है ना, तो शराबबंदी का कानून बिहार विधानमंडल ने बनाया, तो उस पर राष्ट्रपति थोड़ी साइन करेंगे, उस पर राज्यपाल साइन करेंगे। लेकिन अगर भारत सरकार कोई कानून बनाएगी, ठीक है, तो राष्ट्रपति साइन करेंगे, ठीक है। और बिहार सरकार कोई कानून बनाती है तो बिहार के राज्यपाल साइन करेंगे। अच्छा, ऐसा भी अगर जो राज्यपाल जो है इस्तीफा दे दे, हाँ, ठीक है, तो वहाँ कानून बन जाए, हाँ, तो वहाँ पर साइन किसका? राज्यपाल ही करेगा। उसके लिए कानून 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पास किया गया है कि तुरंत केंद्र की सरकार क्या करेगी कि भले ही उस राज्य में राज्यपाल नहीं है, लेकिन दूसरे राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दे देगी कि तब तक आप वहाँ का राज संभालिए, और वो राज्यपाल साइन कर देगा, ठीक है ना। हाँ, दूसरा राज्यपाल सेंट्रल राष्ट्रपति नहीं करेगा। राष्ट्रपति भी साइन कर सकता है, लेकिन वो अलग मुद्दा है, वो जब मैं कंप्लीट आपको पॉलिटिक्स शुरू करूंगा तब बताऊंगा। उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 200, ठीक है, जिसमें होता है कि राज्य की सरकार ने मान लीजिए कि कोई ऐसा कानून बनाया जिससे हो सकता है कि राज्य में विवाद हो जाए या देश की इंटीग्रिटी खतरे में आ जाए, देश की एकता खत्म हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करेगा, उस विधेयक को सुरक्षित कर लेगा अपने पास और कहेगा कि देखिए इस विधेयक को हम साइन नहीं कर सकते क्योंकि देश के इंटीग्रिटी का मुद्दा है, देश की एकता का मुद्दा है, तो इसको हम राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजेंगे। तो राज्यपाल अगर खुद चाहता है तो वो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए राष्ट्रपति को ट्रांसफर कर देगा कि देखिए ये ऐसा विधेयक है जिस विधेयक में देश का इंटीग्रिटी खतरे में है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में फिर राष्ट्रपति विचार करेगा कि उस विधेयक को साइन करना है अथवा नहीं करना है। अन्यथा सामान्य परिस्थिति में राज्य सरकार के विधेयक पर राज्यपाल साइन करता है और भारत सरकार के विधेयक पर राष्ट्रपति साइन करता है, ठीक है, क्लियर है। और किसी को कोई कंफ्यूजन है, समझ में आई है कोई बात, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप लोगों को जितनी दफा भी नहीं समझ में आए ना, मैं उससे 2 दफा ज़्यादा बार बताऊंगा, लेकिन जब आपका परमिशन मिल जाएगा कि हाँ सर समझ में आ गया, तो उसके बाद जब मैं पूछूंगा तो एक बार में मैं चाहूंगा कि आपके तरफ से जवाब आ जाए। तो समझने पर फोकस करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग ही है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी, आपको भीड़ से अलग करेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग को जो है सो डेवलप करना है, ठीक है ना। आपको अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी। सर कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही नहीं है, हाँ, उसी के अंतर्गत लागू किया जाता है। हाँ बिल्कुल, हमारे देश में ही संविधान, उसी के अनुसार आर्टिकल जो भी है, हाँ, जो भी है उसी के अनुसार बिल्कुल। चलिए तो हाँ बोलिए। टेम्पोररी कानून जो कराया जाता है, जैसे 370 का मामला हुआ था, सभी वाला में भी हुआ था, लेकिन कुछ दूसरे 6 महीने के बाद वो अपने आप मर जाता है। तो जो 6 महीने के लिए कानून लागू हुआ था उसके लिए राष्ट्रपति का शासन कौन सा कानून 6 महीने लागू हुआ? 370 के समय 370 तो आज़ादी के समय से लागू था कि उसको हटाने का क्यों था? हाँ, तो हटाया गया तो राष्ट्रपति के आदेश से हटाया गया, ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश से हटाया गया। तो एक होता है ऑर्डिनेंस, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश, ठीक है। तो वो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 123 में लिखा हुआ है, ठीक है। 123 में ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर जो 123 के तहत या राज्यपाल के पास भी पावर है 213 के तहत, ठीक है, राज्यपाल के पास भी ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर है 230 के तहत और राष्ट्रपति 123 के तहत जारी करता है, ठीक है। तो यहाँ जो ये पावर्स है इनके पास, ये रिलीज करने का, ऑर्डिनेंस रिलीज करने का, तो आप ये देखिएगा कि ये सारे जो पावर्स हैं, ठीक है, तो ये इसको कहा जाता है कि ये अस्थायी कानून है, ठीक है।
ये संसद से नहीं आता है बल्कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा आ जाता है। प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति निकालता है अध्यादेश, ठीक है। लेकिन ये तभी निकाल सकता है जब संसद सत्र में ना हो, पार्लियामेंट नहीं चल रहा, क्योंकि कानून बनाने का काम तो पार्लियामेंट का है। और अगर पार्लियामेंट चल ही रहा है तो फिर आपको जो है सो ये अध्यादेश लाने की क्या आवश्यकता है। तो जब संसद नहीं चल रही होगी तब राष्ट्रपति लाएगा। उसी प्रकार से राज्यपाल तब लाएगा जब स्टेट में जो है वो संसद जो विधानमंडल है वो काम नहीं कर रही होगी, तभी लेकर के आएगा, ठीक है। तो अध्यादेश तभी लाया जाएगा जब संसद काम नहीं कर रही है। हाँ, अध्यादेश आ जाएगा तो वो कानून की तरह ही रहेगा, लेकिन एक अध्यादेश का जो एज होता है वो 6 मंथ्स होता है, ठीक है। वो कितना होता है, 6 महीने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन ये परमानेंट कानून भी बन सकता है। तो परमानेंट कानून बनाने के पीछे ये कब हो सकता है, परमानेंट कानून ये कब बन सकता है, तो परमानेंट कानून ये तब बन सकता है जब संसद स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा वो काम करना शुरू कर देगी, तो उसके 6 सप्ताह के अंडर 6 वीक, जिस दिन से संसद काम करना शुरू कर देती है, उसके 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को दोनों ही हाउस से क्या करना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा, है ना। पास हो गया तो फिर वो परमानेंट कानून रहेगा, और अगर पास नहीं हो पाया तो कानून खत्म हो जाएगा, फिर वो कानून लंबे समय तक नहीं चल सकेगा, ठीक है। तो ये इसके संदर्भ में ये व्यवस्था बनाई गई, ठीक है। ये परमानेंट कानून नहीं हो सकता, क्लियर है, समझ में बात। तो ये अध्यादेश के साथ इस प्रकार की चीजें होती है, ओके। वो इस तरह से यहाँ पर इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। बाकी इस यहाँ जब हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे तो इसमें डेप्थ में इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें किस प्रकार से होती है। तो पहला बेसिकली ये बताने का जो मोटिव था वो ये था कि आप समझे कि भाई जीके और जीएस में बेसिक डिफरेंसेस जो है वो क्या है ना। एक जहाँ पे जनरल नॉलेज है, वहीं दूसरा जो है जनरल स्टडी है ना। तो जब आप स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन मिल जाता है, फिर गलती होने की संभावनाएं जो है आपकी वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, कि आप कम से कम गलती करेंगे, बिकॉज कि आपकी उस पर अपनी जो है सो अंडरस्टैंडिंग बन गई है ना। तो एक बार जब अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो गलती करने की जो संभावनाएं हैं वो क्या हो जाती है, एकदम कम हो जाती है। तो प्रयास क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का, कि वो किस प्रकार से और वो कैसे, ठीक है। इसी प्रकार से जैसा कि हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं, और आज का जो आपका शेड्यूल भी हिस्ट्री का है, तो जो हिस्ट्री है इसमें आप देखेंगे कि ये हिस्ट्री एक तो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, अपने आप में बहुत ही मजेदार विषय है ये। और हिस्ट्री सब लोग जानते हैं ना, हिस्ट्री किसे कहते हैं, इतिहास क्या किसे कहते हैं, बीते हुए बातों का अध्ययन करते हैं वो इतिहास, जो पढ़ा गया होगा, लिखित साक्षर पढ़ा गया, तो जिसको पढ़ा नहीं गया वो इतिहास नहीं है ना, तो वो अलग इतिहास है। नहीं सर, पिछली जानकारी प्राप्त करना इतिहास होगा। पिछली जानकारी प्राप्त करना, जैसे आज हम लोग जो आज हो रहा है वो 10 साल के बाद मौसमी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी। अच्छा महत्वपूर्ण जानकारी, मतलब जो इम्पोर्टेंट नॉलेज हम प्राप्त कर रहे हैं वो इतिहास। नहीं जब तो घट रही घटना हो ना उसका अध्ययन कर रहे हैं वही इतिहास। चलिए आप सब लोग भी इतिहासकार हैं, अलग अलग मत दे रहे हैं तो खैर कोई नहीं। देखिए इतिहास का सामान्यतः मतलब तो यही होता है कि बीते हुए कल का अर्थ है ना, कि बीता हुआ कल जो समय बीत गया है उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो इतिहास कहलाता है। लेकिन यह फैक्ट जब आप क्लास 6-7 में पढ़ रहे होंगे तब के लिए ये परिभाषा ठीक है, फिट बैठता है, चलो ठीक है आपका लेवल ही वही है। लेकिन आज जब आप ग्रेजुएशन, आई थिंक सब लोग ग्रेजुएट होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे है ना, तो अब आप जब ग्रेजुएट कर चुके, आप में से किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है? नहीं है, हिस्ट्री ऑनर्स का नहीं है। अच्छा, तो जब ये आप आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो इसमें आप देखते हैं कि जब उस समय जब ये पढ़ाया जाता होगा या बताया गया होगा आपको कि बीते हुआ कल या जो बीत गया उसका अध्ययन इतिहास का, तो उस समय के लिए वो सही था। लेकिन आज जब आप इस लेवल पे हैं तो क्लास 6 में जो आपकी स्थिति थी वैसी स्थिति है क्या? नहीं है ना। क्लास 6 के टाइम पे जो भोजन का स्तर था वो अभी है क्या? नहीं, अभी उस समय तो अमाउंट कम होता होगा ना, हाँ अभी तो बहुत ज़्यादा होगा है
ना। उस समय पेरेंट्स के आपके ऊपर एक्सपेंडिचर भी कम आते होंगे, खर्चे भी कम होंगे, आज आप पे ज़्यादा खर्चे होंगे, है ना। तो जब सब कुछ बढ़ा है तो इतिहास के परिभाषा का भी स्तर बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना। वही घिसा पीटा क्लास 6 वाला लेकर के चलेंगे तो फिर सही चीज़ नहीं है ना। तो ये समझिए कि यहाँ पर क्या, पहली बात कि इतिहास में बीती हुई घटनाओं का अध्ययन तो होता है, लेकिन सारी घटनाएं इतिहास नहीं होती है ना। कुछ एकाध घटनाएं इतिहास होती है जिसको कि हम इतिहास के रूप में अध्ययन करते हैं, है ना। तो यहाँ क्या होता है, एक थोड़ा सा लिख लीजिए, एक लाइन में लिखा रहा हूँ, लिखिएगा कि अतीत में घटे घटनाओं का, अतीत में घटे घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन, अतीत में घटे घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन, इतिहास कहलाता है। ठीक है। ओके, अतीत में घटे घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है। अब इसमें दो वर्ड है जिसको आपको ध्यान रखना है, क्या है? व्यवस्थित, है ना, और दूसरा क्या है? क्रमबद्ध। ठीक है, यानी कि सिस्टमैटिकली एंड क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, या क्रोनोलॉजी, जो क्रोनोलॉजी होता है, क्रोनोलॉजी, तो यानी कि क्रम में और सिस्टमैटिक। ठीक है, मतलब कि कहानियों का डेट पता होना चाहिए कि कब हुआ था, उसका एक क्रम होना, ये नहीं कि अलग अलग समय पर उसका अध्ययन होता हो। ठीक है, मतलब कि डेट मिसमैच होता हो, तो उस तरह की चीज़ें नहीं चलती। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अतीत मतलब वही बीता हुआ बात ही है ना, जो पीछे बीत गया। ठीक है, इतिहास, अतीत उसी को बोलते हैं जो कि बीत चुका है ना। तो अतीत में घटे घटनाओं का, यानी कि पीछे जो घटनाएं घटी हैं उसका व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन, है ना, सिस्टमैटिकली, और जो क्रोनोलॉजी है उस क्रोनोलॉजी के अंतर्गत अगर हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। लेकिन ये अब सारी घटनाएं जो हैं वो इतिहास तो है नहीं, है ना। अब मान लीजिए कल किसी कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, नहीं, कल किसी की शादी हो गई, है ना, तो क्या वो इतिहास है? क्या नहीं है, उसको हम पढ़ेंगे क्या? चंद्रगुप्त मौर्य की शादी थोड़ी हो रही है कि हम पढ़ेंगे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी तो सबको याद ही होगी कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य की जो शादी है वो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री वैलेंजा के साथ जो है सो कराया गया था, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक रूलर था और वो एक इम्पोर्टेंट रूलर था। उसने भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य का निर्माण पहली दफा किया था। इसी पाटलिपुत्र में राजधानी हुआ करती थी और राज्य का क्षेत्र अफगानिस्तान तक हुआ करता था। नहीं, इतना बड़ा इम्पेरर था तो उसका तो याद करना बनता है ना, क्योंकि उसका इम्पैक्ट है हिस्ट्री पे। तो जिस किसी भी घटना का समाज पर इम्पैक्ट होता है उसी को हम याद करते हैं, जिसका नहीं होता उसको हम याद नहीं करते, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अतीत में घटे घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है, ठीक है। इसी में कंटिन्यू करेंगे, इसी में लिखेंगे कि इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अपने अंदर निरंतरता, और परिवर्तनीयता, यह अपने अंदर निरंतरता और परिवर्तनीयता को बनाए रखता है, ठीक है। हाँ, परिवर्तनीयता को बनाए रखता है, ठीक है। निरंतरता बोले तो कंटिन्यूटी, है ना, और परिवर्तनीयता बोले तो चेंजेबिलिटी, है ना। तो कंटिन्यूटी और चेंजेबिलिटी जो है सो अपने अंदर बनाए रखता है। इसका मतलब क्या है ना। तो देखिए कि निरंतरता मतलब कि जो चल रहा है वो चलते रहता है, ठीक है। और दूसरा जो चीज होता है वो क्या होता है,
परिवर्तनीयता, यानी कि अपने आप में बदलते भी रहता है ना। इसीलिए आप लोग एक डायलॉग सुनते होंगे फिल्मों में भी और आम जीवन में भी, लोग कहता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। लोग कहता है ना कि भूलना मत कभी, एक बार ये समय फिर से लौट के आएगा और फिर देखना कि तब क्या होगा, है ना। लोग डायलॉग देते हैं ना, तो ये इतिहास की परिभाषा में फिट बैठता है। ऐसा होता है इतिहास में कि एक घटना जो पीछे घट गई है वो फिर आती है और वो फिर होती है, लेकिन उस समय उसका नेचर अलग होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास, तो आप देखेंगे कि सती प्रथा आप एक बहुत ही बड़ा उस समय जो है सो कुरीति था समाज का, है ना, सती सिस्टम, जिसमें जब पति का डेथ हो जाता था तो पत्नियों को भी जीवित रहते ही उनके अग्नि उनके साथ जो है सो जल जाना। समझिए कितनी खराब व्यवस्था थी और कितनी बुरी व्यवस्था है ना। और ये कैसा एक तरफा व्यवस्था था, है ना, मतलब अगर पति मर गया तो पत्नी को भी मरना है, लेकिन यदि पत्नी मर गई तो पति को क्या करना, दूसरा विवाह कर लेना, है ना। तो ये तो इन महोदय के हाथ में बोलते तो मतलब दोनों हाथ में लड्डू था, है ना। मर गए तो चलिए साथ ही चलो, अब वो बेचारी मर गई तो फिर मतलब कोई बात नहीं, हम तो दूसरा लेके आएंगे ही, है ना। गलत था कि नहीं था? खराब परंपरा थी। इस परंपरा को आप जानते हैं कि ये परंपरा का सबसे पहले साक्ष्य कब मिला था? सती प्रथा का पहला साक्ष्य, फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती सिस्टम, हाँ, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। मध्य प्रदेश में एरन पड़ता है, ठीक है। तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख 510 ईस्वी, 510 एडी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला था। और वहीं से पता चलता है कि सती होता था हमारे देश में, महिलाओं को मरना पड़ता था अपने पति के साथ, ठीक है। तो अब क्या है कि आप जानते हैं कि 1829 में इसके खिलाफ कानून बना, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारे यहाँ का गवर्नर जनरल हुआ करता था, है ना। तो 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा के खिलाफ कानून बना दिया गया, है ना। सती सिस्टम को इनवैलिड करार दिया गया कि भाई सती सिस्टम जो क्या है, इनवैलिड है, गलत है, वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए 1829 में 1829 में जो है सो क्या किया गया, कानून ला दिया गया, ठीक है, और उसको अवैध घोषित कर दिया गया। सती प्रथा तो खत्म है आज, मतलब देश में कहीं देखने को खास नहीं मिलता है, लेकिन क्या सती प्रथा में जो समस्या थी वो कंप्लीट खत्म हो गया है क्या? आज भी वो समस्या है, लेकिन बस अब समस्या का नेचर बदला हुआ है ना। नेचर कैसे बदला हुआ है? तो पहले तो ये था कि महिलाओं को मौका मिलता था, चलिए कुछ दिन जी लेती थी, पति जब मरता था फिर उनको मरना पड़ता था। आज की स्थिति क्या? आज एक कन्या भ्रूण हत्या, है ना, जब गर्भ में ही मार दिया जाता है ना। तो मारते तो है ही ना, पहले थोड़ा मौका देते थे, आज मौका नहीं देते हैं। तो समस्या है कि नहीं है? समस्या आज भी है। समस्या का कैरेक्टर जो है, नेचर ऑफ जो क्राइम था वो उस समय अलग था, आज नेचर ऑफ क्राइम अलग है, लेकिन क्राइम तो है ना। तो ये क्या है, ये अपना रूप बदलता है, लेकिन घटनाएं वैसे ही घट रही है समाज में, ठीक है। इसका मैं अगर एक और आपको उदाहरण पेश करूं निरंतरता और परिवर्तनीयता का, तो आप देखिएगा कि हमारे देश का सबसे पहला जो सिविलाइजेशन था वो कौन सा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो रिटेन सोर्सेस है उसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए, है ना। इसलिए हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बेस पे है। तो हमने देखा है कि वहां पर बहुत जगह से मातृ देवी की मूर्तियां मिली है ना, मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। और मातृ देवी की मूर्तियां मिलने की वजह से यह कहा जाता है कि वह समाज मातृसत्ता था, मैट्रिआर्की था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ठीक है। तो आप देखिए कि जो इंडस वैली का जो टाइमिंग माना जाता है वो माना जाता है 2500 BC से 1750 BC। यह टाइमिंग सिंधु घाटी सभ्यता का कार्बन 14 से निकाला हुआ टाइमिंग है ना, C14 से ये टाइमिंग निकाला गया और एकदम प्रोप्रिएट टाइमिंग है, ठीक है। तो यह 2500 BC से 1750 BC टाइमिंग है। मतलब क्या था कि इस टाइम में महिलाओं की स्थिति क्या थी जी? अच्छी थी। महिला जो स्थिति थी वो क्या थी? उन्नत थी, है ना, बढ़िया था। इसके बाद का जो काल है वो वैदिक काल है ना, वैदिक काल है। वैदिक काल आप जानते हैं कि 1500 BC से 600 BC, ठीक है।
आपको पता है कि वैदिक काल को भी दो भाग में बांटा गया है ना, एक 1500 बीसी से 1000 बीसी और एक 1000 बीसी से 600 बीसी, है ना, ये बटा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो यहाँ भी महिलाओं की स्थिति अच्छी है। आप ऋग्वैदिक काल है, ठीक है, इसको ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। ऋग्वैदिक काल में जाइएगा, लेटर वैदिक ऋग्वैदिक काल या अर्ली वैदिक है, पूर्व वैदिक काल, तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। और आप देखिएगा कि जितनी सारी जो समस्याएं हैं, है ना, आज वर्तमान की जितनी सारी समस्याएं, वो चाहे महिलाओं की स्थिति में पतन हो, जाति व्यवस्था हो, ये राजतंत्र हो, ये सब मजबूत जो व्यवस्था थी वो सब का उत्थान इस काल में हुआ, 1000 बीसी से 600 बीसी। आज समाज में जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का जड़ कहीं ना कहीं उस उत्तर वैदिक काल में है ना, जो आगे आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे बस मैं इस परिभाषा को दिखा रहा हूँ। ये परिभाषा एकदम तार्किक है, ठीक है ना, और इनोवेटिव है कि आप कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ भी महिलाओं की स्थिति अच्छी है और यहाँ भी महिलाओं की स्थिति अच्छी है। यहाँ पर अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा जैसी महान विदुषियां हैं ऋग्वैदिक काल में, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। महिलाओं को वो सारा अधिकार प्राप्त था जो पुरुषों को प्राप्त था। आज ऐसा है क्या? आज नहीं है, लेकिन उस समय था, क्योंकि यहाँ भी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और यहाँ भी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। तो इस मामले में इतिहास ने खुद को निरंतर रखा कि नहीं रखा जी? कंटिन्यूटी रखा कि नहीं रखा? रखा ना, निरंतरता तो रहा। लेकिन आप देखिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस काल में कृषि भी बहुत उन्नत अवस्था में था, एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होता था, ठीक है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में कृषि नहीं था। तो खुद को बदल लिया कि नहीं बदल लिया? परिवर्तन किया ना, खुद को बदल लिया। फिर आप आइए यहाँ पर 1000 से 600 बीसी में, तो यहाँ देखिए महिलाओं की स्थिति जो कि यहाँ अच्छी थी, यहाँ एकदम खराब हो गया। यहाँ पे महिलाओं को पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया, महिलाओं को बाहर जाने का अधिकार छीन लिया गया, महिलाओं को पर्दे में रखा गया, है ना। तो सारी समाज की जो कुरीतियां थी यहाँ से स्टार्ट हो गई, ठीक है, उत्तर वैदिक काल से, लेटर वैदिक एज से। तो और यहीं पर एक उपनिषद था बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में जो है सो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है। याज्ञवल्क्य और गार्गी उत्तर वैदिक काल की विदुषी थी और याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में संवाद होता है। तो याज्ञवल्क्य जब देखते हैं कि हम गार्गी से हार रहे हैं तो गार्गी का सिर तोड़ देने की बात करते हैं कि मार के तुम्हारा सिर तोड़ देंगे। आदमी हारने लगता है तो कैसे इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। याज्ञवल्क्य परेशान हो गए और गार्गी को मारने पीटने की बात करना, क्यों? क्योंकि महिलाओं की स्थिति खराब थी, है ना, इस वजह से। दूसरा जो मुद्दा रहा वो देखिए, एक संहिता था मैत्रेयणी संहिता, जिसको मैत्रेयी ने लिखा था। मैत्रेयणी संहिता में महिलाओं की तुलना सूरा और पासा से किया गया। सूरा बोले तो शराब, ठीक है, पासा बोले तो जुआ, है ना, जुआ से किया गया। इसका मतलब क्या था कि इस काल में महिलाओं की स्थिति में एकदम पतन आ गया, एकदम डाउनफॉल हो गया और महिलाओं को केवल और केवल उपभोग की वस्तु, कंज्यूमर गुड्स माना गया कि भाई इनको कंज्यूम करो और इनका कोई ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थिति अच्छी थी, यहाँ पे खराब हो गई। बदला कि नहीं बदला? यहाँ पर कृषि नहीं होती थी, यहाँ पर कृषि होने लगी। सबसे बड़ा बात कि इसी काल में 900 बीसी में क्या मिल गया? आयरन मिल गया, लोहा। इससे पहले लोहा नहीं था। आपसे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे, है ना, तो वो लोहा को नहीं जानते थे, ठीक है। तो 900 बीसी में जो है वो मिला कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा में सबसे पहले लोहा मिला, ठीक है। और जैसे ही लोहा मिला कृषि में युगांतकारी बदलाव आया और फिर कृषि बहुत बेहतरीन होने लगा और प्रोडक्शन भी बढ़ गया। और इसी लोहे का देन था कि आगे चल के बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, ठीक है। ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल के बाद 600 बीसी के बाद 6वीं शताब्दी से पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म हालांकि पुराना था, बौद्ध धर्म उसी टाइम आया था, तो वहां पर उसका जन्म हुआ, वो इसी का देन था। तो आपको दिख रहा है कि निरंतरता और परिवर्तनीयता जो है वो इतिहास का मौलिक गुण है ना। ये क्या है? इसका बेसिक कैरेक्टर है ना, क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है, ओके। समझ रहे बात? ये इतिहास क्या है? तो अब जब भी इतिहास की परिभाषा बताना है तो इतिहास की परिभाषा इस तरह से बताना है। तो अब क्या होगा? तब लगेगा कि हाँ आप अपने लेवल के हिसाब से जो है सो ये डिफिनीशन जो है सो क्या कर रहे हैं? तय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये उसके हिसाब से आपको जो है सो ये इंफॉर्मेशंस देने हैं, ठीक है। कि यह क्या है?
परिवर्तनीयता और कि सारी घटनाएं ही इतिहास है, ऐसा भी नहीं है कि सारा घटना को ही इतिहास कर दे। ठीक है, तो मुख्यतः इतिहास कौन है? तो जो समाज के 4 पक्षों को प्रभावित करता हो। कोई भी घटना तभी इतिहास कहलाएगी जब कम से कम समाज के 4 पक्ष को प्रभावित करते हो। कौन कौन सा? तो पहले समाज, है ना, सोसाइटी को इम्पैक्ट करता हो। दूसरा राजनीति, उस तरह की पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता हो। ठीक है, अर्थव्यवस्था, है ना, उस समय की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता हो। और संस्कृति, कल्चर को इम्पैक्ट करता हो, है ना। तो इतिहास वही कहलाएगा जो या समाज को प्रभावित करता हो, राजनीति को प्रभावित करता हो, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता हो और संस्कृति में ही धर्म भी आ जाता है। ठीक है, रिलीजन भी। ठीक है, तो अगर कोई घटना इन सभी चीजों को इम्पैक्ट करती है तो वही इतिहास है, बाकी सब इतिहास नहीं है ना। कल किसका पॉकेट मार लिया गया, ये इतिहास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। कौन कहाँ चल गया, कौन कहाँ भागा पड़ा है, नहीं होता ना, सब बात तो मुद्दे रहता है। तो वो सब चीज इतिहास तो नहीं है ना। वो उसके घर के लिए इतिहास हो सकता है, उसको कोई पढ़ेगा तो पढ़ेगा थोड़ी, नहीं पढ़ेगा ना। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीजें जो है वो इसके अंतर्गत आती है, इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत आती है। इतिहास का अध्ययन उसी के में किया जाता है ना। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सर, ये चारों में से ये होना चाहिए कि ये चारों ये चारों आना चाहिए। हाँ, तो इसमें ऋग वैदिक काल में कृषि नहीं था, व्यवस्था तो नहीं था, पशुपालन था ना, पशुपालन था, एनिमल हस्बेंड्री था, व्यवस्था थी वहाँ पर। दूध बेच के लोग पैसा नहीं कमाते हैं, बातें नहीं, उपले बेच के लोग पैसा नहीं कमाते हैं, गाय भैंस का बिजनेस नहीं होता है। तो ये कब आया सर? कौन कर रहा है? अर्थव्यवस्था आयु कब आया? जो इकोनॉमिक्स है, जो व्यवस्था है, जो पशुपालन है, वो कब आया? शुरू में स्टार्टिंग में ये जब आगे जाएंगे पाषाण काल पढ़ाएंगे, पाषाण काल से ही पशुपालन शुरू हो गया। ठीक है, ठीक है, पाषाण काल से ही। अभी बस इतना समझ लीजिए जो, ठीक है। फिर आगे आपको प्रगति अभी लेके चल रहे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो जब प्रागैतिहासिक काल में जाएंगे तो पाषाण काल मिलेगा, है ना। जब आग का खोज हुआ, जब पशुपालन हुआ, ठीक है, पहले मानव कच्चा खाना खाता था, बाद में पका खाने लगा, तो उसके अंतर्गत उसको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर इतना समझिए कि ये पशुपालन तो शुरू से ही चला आ रहा। ठीक है, तो यहाँ भी लोग पशुपालन करते थे। और ऋग्वैदिक काल के लोग पशुपालन इसलिए भी करते थे क्योंकि उनका जीवन में स्थायित्व तो नहीं था। वो आर्य लोग थे और वो बाहर से आए थे, है ना। आर्य बाहर से आए थे, मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया उनका जगह था। ठीक है, जो वहाँ से आए थे तो वो लोग ग्रुप में आते थे और वो लोग घूमते रहते थे। तो कृषि करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगा कि अस्थायीपन चाहिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि धान की खेती कर दी, यहाँ पर चलते दिल्ली कमाने के लिए बदला फोटो काट के ले गई, होगा कि नहीं। तो अगर आपको एग्रीकल्चर करना है तो आपको लैंड पे रहना पड़ेगा, है ना। आपको खेत को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा। लेकिन ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो अस्थायी लोग नहीं थे, अस्थायी जीवन नहीं जीते थे। उत्तर वैदिक काल में जीवन में अस्थायीपन आ गया तो वो लोग अस्थायी रूप से रहने लगे, तो फिर वहाँ पे चीजें ठीक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो होती हैं वो उसके अंदर जो है सो क्या कहा जाता है कि इतिहास जो है सो अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सारी घटनाएं इतिहास नहीं है, बल्कि जो घटनाएं इन चीजों को इम्पैक्ट करती हैं वही इतिहास है। ठीक है, वही लॉजिकल रूप से इसलिए। ठीक है, तो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो भी एक हिस्ट्री का पार्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, हेलो, चलिए ठीक है, यहाँ तक में दिक्कत किसी को? चलिए, अब क्या है कि अब इतिहास के अध्ययन के लिए इसको क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है ना। तो आई थिंक इसके बाद ये आप लोगों का क्लास है, ठीक है, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, क्या है और इस प्रकार से। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग इतिहास को ही आगे बढ़ेंगे। ओके, क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या?